हाय गाइस, वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल द ऑर्बिट ब्रिलियंट एकेडमी। मैं फैसल आप लोगों के सामने आज स्टार्ट करने जा रहा हूं चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यह चैप्टर 11th में इंपॉर्टेंट है एज वेल एज ये बीकॉम के स्टूडेंट हो, बीबीए के स्टूडेंट हो, वहां पे भी एकदम सेम रोल प्ले करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बीकॉम बीबीए में तो ये 16 से 20 नंबर तक का चैप्टर्स वैल्यू करता है, जबकि यही चैप्टर जो है 11th में आपके लिए एटलीस्ट 10 to 12 मार्क्स का कवर करता है। तो चलो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जानने से पहले हमें थोड़ा सा इसके बेसिक्स को समझना होगा कि आखिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है। आप देखो, जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारा मोटिव क्या होता है? हम एट द एंड ऑफ पीरियड हम जानना चाहते हैं दो चीज़ें। एक, हमारे बिजनेस में जो बिजनेस हमने किया पूरे साल के दौरान, इससे हमें फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, यानी प्रॉफिट लॉस आप एसरटेन करना चाहते हो। दूसरा जो आप इंपॉर्टेंट चीज़ पता करना चाहते हो तो वो ये चाहते हो कि जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया था और आज के डेट में आपके फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, यानी आप तरक्की के रास्ते पे हो, आगे बढ़े हो, या आप डिक्लाइन के तरफ हो, पीछे जा रहे हो, घट रहे हो, रिड्यूस हो रहे हो। तो ये दो चीज़ें जो होती है हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अगर डेफिनेशंस की बात करें तो कहेंगे द स्टेटमेंट बाय विच वी रिपोर्ट प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। यानी दो की टर्म्स हो गया कि आप कह सकते हो कि द स्टेटमेंट, यानी ऐसा स्टेटमेंट बाय विच वी रिपोर्ट, यानी जिसके थ्रू हम रिपोर्ट करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी का, यानी लाभ हानि के बारे में, एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, और बिजनेस का जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसके बारे में। एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, यानी साल के अंत में या अकाउंटिंग पीरियड के अंत में हम दो चीज़ें जानना चाह रहे हैं जिस स्टेटमेंट के थ्रू, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अब यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, इसके अंदर हम दो चीज़ों को पढ़ते हैं। एक है इनकम स्टेटमेंट और एक होता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। आपको एक चीज़ और बता दूं छोटी सी, कि पहले इन दोनों स्टेटमेंट्स को ही हम मिलाकर फाइनल अकाउंट वर्ड भी लिखते थे। यानी फाइनल अकाउंट क्या होता है, तो आप कह सकते हो कि फाइनल अकाउंट वर्ड जो यूज़ किया जाता था पहले, ये इसी दोनों वर्ड्स को मिलाकर था। यानी फाइनल अकाउंट के अंतर्गत इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये दोनों चीज़ें शामिल होती हैं। चलो, अब हम आगे इसको फिर पढ़ते हैं। इनकम स्टेटमेंट में हम दो तरह की चीज़ों को बनाते हैं। एक है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, और जो दूसरा हमें इसमें बनाना होता है दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो इनकम स्टेटमेंट में हम दो चीज़ें बना रहे हैं। एक हमारा ट्रेडिंग अकाउंट हमें बनाना है और दूसरा हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने सीखना है। जबकि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो होता है, इसके अंतर्गत हम सिर्फ एक चीज़ बनाते हैं, दैट इज बैलेंस शीट। ठीक है, तो चलो, ये तीन चीज़ें ओवरऑल हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बनाने सीखेंगे कि हमारा ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाया जाता है, और बैलेंस शीट कैसे बनाए जाते हैं। चलो, इसको जानने से पहले थोड़ा थोड़ा हम इनके बारे में बेसिक्सली जान लें कि ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है, देन फिर बनाना भी सीख जाएंगे। ऐसे ही पीएनएल के बारे में और ऐसे ही बैलेंस शीट के बारे में। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, तो आप इसका डेफिनेशन कह सकते हो, द अकाउंट by which we add certain gross profit or gross loss of a firm। यानी ऐसा अकाउंट जिसके थ्रू आप बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस टर्म जो है ये आइडेंटिफाइड कर रहे हो। तो आप क्या कहोगे, द अकाउंट बाय विच वी एड सर्टेन ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ऑफ ए फर्म इज कॉल्ड ट्रेडिंग अकाउंट। तो आप कह सकते हो ट्रेडिंग अकाउंट वह अकाउंट जिसके बनाने से हमें ग्रॉस प्रॉफिट का हिंदी होता है सकल लाभ। मैं लिख दूं यहाँ पे आपको, अगर आप हिंदी मीडियम वाले हो तो सकल लाभ और सकल हानि, ये वर्ड यूज हो गया। आप कह सकते हो कि इसको बनाने से हमें ये दो चीज़ों का पता चलता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्लियर है। अब ऐसे अगर हम ट्रेडिंग की जगह पीएनएल अकाउंट की बात करें तो आप कहोगे द अकाउंट बाय विच वी कैलकुलेट या एड सर्टेन, कुछ भी लिख दीजिए आप, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस
नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ अ फर्म। यानी आप कहेंगे कि वह अकाउंट जिसको बनाने से हम कैलकुलेट कर पाते हैं दो चीज़ें, या तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का, जिससे हमें पता चलता है वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहलाता है। नेट प्रॉफिट नेट लॉस को हिंदी में क्या कहेंगे, तो ये शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि। कुछ लोग इसको निवल वर्ड भी यूज़ करते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, निवल लाभ निवल हानि, ये वर्ड भी हिंदी में यूज़ किया जाता है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि आप हमेशा इंग्लिश के टर्म्स को प्रीफर करो, फायदे में रहोगे। तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट समझ लिया कि अकाउंट जिसके बनाने से हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस का पता चल रहा था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, द अकाउंट जिसके बनाने से हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का पता चल रहा। अब बैलेंस शीट को भी हम समझ लें यहीं पे। तो बैलेंस शीट जो है ये अकाउंट नहीं, ये दोनों तो अकाउंट है, वो एक स्टेटमेंट है। तो अब आप इसका डेफिनेशन कह सकते हो क्या, बैलेंस शीट द स्टेटमेंट बाय विच वी शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए फर्म एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। यानी बैलेंस शीट क्या होता है, तो आप कहोगे कि ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होता है, यानी इसके थ्रू फर्म का हम फाइनेंशियल पोजीशन को इंडिकेट करते हैं एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। इसको चलो एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, आप ज़्यादा आसानी से समझ पाओगे। अब जैसे मान लो सपोज करो कि आपके पास दो लोग आते हैं, आपको बताते हैं कि हमारे पास एक आदमी है, पहला जो ए है वो बताता है कि मेरे पास 80 लाख रुपए का एसेट्स है। दूसरा आदमी है वो बताता है मेरे पास 30 लाख रुपए का एसेट्स है, यानी मेरे बैलेंस शीट में 30 लाख रुपए का एसेट्स है। सुनते ही आपको लगेगा 80 वाला ज़्यादा वैल्यूएबल है और 30 वाला जो है वो कम है। बट रुको, आप अगर बेवकूफ़ी की तरह सोच रहे हो तो यही सोचोगे, थोड़ा इंटेलिजेंट बनो, मुझसे पूछो आपके ऊपर लोन वोन क्या है भाई। अगर 80 वाला बताता है कि मेरे पर 75 लाख रुपए का लोन है, समझ रहे हो, और जो 30 वाला है वो बताता है मेरे ऊपर कोई लोन ही नहीं है। अब आप फाइनेंशियल पोजीशन बताओ, फाइनेंशियल पोजीशन 80 वाला 75 के कर्ज में डूबा है, दैट मीन्स उसके पास रिकवर होने के लिए कुछ खास नहीं है। जबकि 30 वाले के पास कर्ज ही नहीं है, तो ऑब्वियसली उसके फाइनेंशियल पोजीशन को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बता सकते हो। तो फाइनेंशियल पोजीशन की जब बात कर रहे हैं तो वहाँ एसेट्स और लायबिलिटीज़ दोनों हम शो करते हैं, बैलेंस शीट यही चीज़ है, ठीक है। तो हम चलो इसको और डिटेल से अब अंदर पढ़ते हैं कि इसको हम बनाते कैसे हैं, प्रिपेयर कैसे किया जाता है, ठीक है। इतना नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं हम। अब हम ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट पे आ रहे हैं। हम ट्रेडिंग अकाउंट का जो फॉर्मेट होता है बहुत ही आसान सा है, तो सिर्फ 4 कॉलम बनाए जाते हैं। ये लेफ्ट साइड का तो है, इधर ये डेबिट साइड हो गया, और जो ये राइट साइड है ये आपका क्रेडिट साइड हो गया, ठीक है। अब इन 4 जो कॉलम्स होते हैं, इन 4 कॉलम्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये हो गया आपका पार्टिकुलर्स, ये अमाउंट का कॉलम हो गया, फिर ऐसे ये पार्टिकुलर्स, और ये अमाउंट का कॉलम हो गया। बस ये 2 साइड आपके आराम से क्लियर है। चलो हम सीखेंगे इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। नॉर्मल वे में हमारे पास जैसे ही क्वेश्चन आप देखोगे, क्वेश्चन में सबसे पहले आप ढूंढो ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक जो क्वेश्चन में दे रखा होगा, ये पैसा आप यहाँ अंदर से यहाँ लिख दीजिए, लिख दी। इसके बाद और क्या क्या चीज़ें यहाँ होती हैं, टू में परचेज, तो परचेज को हम इसको अंदर ही लिखते हैं, इसमें से रिटर्न अगर रहेगा तो हम वो रिटर्न को माइनस कर देंगे, परचेज रिटर्न के नाम से अगर दिया हो तो इस रिटर्न को आप इसमें से माइनस कीजिएगा, ये पैसा जो है आपका बाहर हो गया। अब इसमें चलो एक थोड़ा सा हम ट्रिक सीखें, रिटर्न में ना क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। ये रिटर्न जो है ये 2 तरह का होता है, एक होता है जो परचेज रिटर्न है, और एक होता है जो सेल्स रिटर्न है आपका। अब इसके सिवा भी इसके और क्या क्या नाम है, हम कई बार परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न इस नाम से नहीं होता, आपको रिटर्न को और भी समझना है। इसका एक और नाम है रिटर्न क्रेडिट, कुछ लोग इसे इस नाम से भी इंडिकेट करते हैं, और इसको रिटर्न डेबिट लिखते हैं।
तो आप इससे भी इसको रिकॉग्नाइज करोगे कि अगर डेबिट साइड में है तो वो सेल्स रिटर्न है और क्रेडिट साइड में है तो वो परचेज रिटर्न। इसको ऐसे समझो, परचेज हमेशा क्रेडिट होता है, उसका रिटर्न डेबिट होगा। सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, उसका रिटर्न जो होगा वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसके और भी नाम है, एक होता है रिटर्न इनवर्ड और एक होता है रिटर्न आउटवर्ड। चलो अब समझो, पहले इनवर्ड यानी हमारे पास वापस आया। हमारे पास वापस तब आएगा जब हमने बेचा था, यानी सेल्स रिटर्न। ऐसे रिटर्न आउटवर्ड हमने दूसरों को वापस किया। हम कब वापस करेंगे? जब हमने उनसे खरीदा था। तो इसको आप रिटर्न आउट भी लिख सकते हो, आउटवर्ड भी लिखा हो सकता है, आउटवर्ड्स। ऐसे इसका दूसरा जो नाम होगा वो रिटर्न इन भी हो सकता है और इनवर्ड भी लिखा हो सकता है, इनवर्ड्स। यानी आप समझ लो, रिटर्न 3 तरीके के आपके नाम से हो सकते हैं। परचेज रिटर्न हो, रिटर्न क्रेडिट हो, रिटर्न आउट हो या रिटर्न आउटवर्ड हो, ये सब परचेज रिटर्न का ही नाम है। ऐसे सेल्स रिटर्न के ये नाम है। मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि क्वेश्चंस में ट्रिक बनाने को नाम बदल दिया जाता है, आप तैयार रहिएगा उसके लिए। तो ये हो गया ओपनिंग स्टॉक, परचेज, परचेज में से रिटर्न माइनस हो गया। अब इधर और क्या हो सकता है? तो इसके साथ यहाँ पे होता है परचेज रिलेटेड एक्सपेंसेस। परचेज रिलेटेड एक्सपेंसेस किसको कहते हैं? तो परचेज से संबंधित, यानी हम जब सामान खरीदते हैं तो उसको अपने पास लाते हैं, लाने से रिलेटेड जितने भी खर्च आपको समझ में आ रहे हैं वो सारे खर्च इसमें हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे क्या क्या हो सकता है कि एग्जांपल से आपको बता दूं, जैसे कि क्या क्या नाम हो सकते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे लाने में आपको क्या क्या देना हो जाएगा? कैरेज है, कैरेज इन है, कैरेज इनवर्ड लिखा रहता है। और क्या हो सकता है? लाने में मजदूरी वगैरह दे सकते हो, वेजेज है। इट इस टाइप के जो बहुत से खर्चे होते हैं ये परचेज रिलेटेड आइटम होंगे। ये आप अगर दिए रहें तो आप इनको भी डेबिट साइड में यहाँ पे लिख दीजिएगा, जो भी नाम होगा। जैसे वेजेज है तो वेजेज लिख दिया, कैरेज है कैरेज लिख दिया। ठीक है, तो ये। और क्या हो सकता है यहाँ पे? फैक्ट्री से रिलेटेड कोई भी खर्च हो, फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग का आपका काम है, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस। अगर इन दोनों में से कोई भी खर्च हो जो फैक्ट्री से रिलेटेड हो या मैन्युफैक्चरिंग से हो। अब फैक्ट्री में क्या क्या यूज होता है? तो गैस है, ऑयल है, ये सब है। फैक्ट्री का रेंट दे रहे हो आप, ये सारे अगर कोई वर्ड्स हो तो उनको भी आप देख लोगे। ठीक है, तो फैक्ट्री से जिस वर्ड के साथ फैक्ट्री जुड़ गया वो उसके साथ फैक्ट्री में गैस, ग्रीस, ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीज़ें यूज होती है, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। ठीक है, अब इसके सिवा अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस वर्ड लिखा हो तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी इसी में लिए जाते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी नॉर्मली जो होता है वही परचेज से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको ही हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। अब इसके सिवा और क्या क्या हो सकता है? तो जैसे इंपोर्ट वगैरह से रिलेटेड कोई खर्च हो, इंपोर्ट एक्सपेंसेस वगैरह हो। अब इंपोर्ट क्या है? देखो, आप माल अपने देश में खरीदते हो, बेचते हो तो सेल परचेज लिखते हो। अब भाई दूसरे देशों से आप माल मंगवा रहे हो तो ये भी तो परचेज ही है ना, दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट। ठीक है, तो इंपोर्ट रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस हो वो हो गया। ऐसे ही आप ला रहे हो तो इंपोर्ट करने में डॉक चार्जेस वगैरह दे रहे हो, डॉक चार्जेस हो गया, ये बंदरगाह पे आपको देना पड़ता है। ऐसे रॉयल्टी वगैरह भी देने पड़ते हैं कई बार। ठीक है, जब कोई चीज़ आप बनाते हो तो उसके बदले में जिन लोगों ने अपना पेटेंट करा रखा है उन लोगों को आपको बदले में कुछ देना पड़ता है। ठीक है, तो दैट्स वो सब चीज़ें भी होगी, रॉयल्टी वगैरह। इतना तो इधर का हो गया। इस साइड क्या क्या आएगा बेटा? तो इस साइड में सिर्फ 2 आइटम है। एक है सेल्स, सेल्स लिख दीजिए, इसमें से लेस कर दीजिएगा सेल्स रिटर्न। सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस किया, ये पैसे आपके बाहर हो गए। समझ में? इधर दूसरा चीज जो होता है वो क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक जो होगा वो भी आप इंडिकेट कर देंगे। इतना सा तो आपका हो गया। अब इसके बाद आपको देखना है क्या कि हम ज़्यादा और कम वाली चीज़ें। चलो, तो इसमें क्या होगा? अब जिधर ज़्यादा होता है उस साइड हम पैसे जोड़ लेते हैं। मैंने मान लिया हमारा
क्रेडिट साइड जो है वो ज़्यादा है, डेबिट में कम है, तो हमने क्या किया, क्रेडिट साइड में उतने पैसे जोड़ के लिख दिए हमने। ठीक है, समझो। चलो मैं इसको थोड़ा बता ही दूँ आपको कि अगर क्रेडिट ज़्यादा है, डेबिट कम है, तो जो निकल के आएगा वो ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा, जीपी। और अगर वही उल्टा हो, डेबिट साइड ज़्यादा हो, क्रेडिट साइड कम है, तो जो निकल के आएगा वो ग्रॉस लॉस कहलाएगा। ठीक है बेटा। ठीक है, तो अभी हमने माना कि हमारे पास फर्म में तो प्रॉफिट ही होगा, तो अब मैंने मान लिया इस साइड हमारा पैसा ज़्यादा है, उतना हमने जोड़ा, उतना ही लिख के यहाँ पे हमने डाल दिया। अब इस साइड के जितने भी आइटम्स हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आपको नाम बताया, इम्पोर्ट है, ठीक है, ये हो गया, या रॉयल्टीज़ वगैरह है, तो ये सारे पैसे हमने ऐड कर लिए। इनमें से हम बैलेंस निकालेंगे, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो अब हम यहाँ पे इंडिकेट करेंगे किस नाम से, बताया आपको कि ग्रॉस प्रॉफिट से। ग्रॉस प्रॉफिट ब्रैकेट में डाल देंगे, ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, बस ये वाला जो बैलेंसिंग फिगर एराइज हुआ वो यहाँ पे आपके जो है ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से हुआ, जिसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। आप आराम से ये टॉपिक कवर कर जाओगे। अब इसके अंदर छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, हम उसको भी थोड़ा डिस्कस कर लें। तो इसके अंदर पहला ट्रिक समझो, ये तो आप समझ गए। अब यहाँ पे एक दूसरी चीज़ें समझते हैं। हमने जर्नल में ओपनिंग एंट्री को सीखा था, अब यहाँ पे क्लोजिंग एंट्रीज हमें सीखने होते हैं। ऐसे इसका यूज होगा नहीं, बट सीखने के लिए हम सिर्फ सीख रहे हैं। देखो, क्लोजिंग एंट्री में हम जब करेंगे, क्लोजिंग एंट्री क्या होता है, जब हम अकाउंट को क्लोज कर रहे होते हैं तो सारे खाते को हम ट्रेडिंग या पीएनएल में डाल रहे होते हैं। तो अब ट्रेडिंग का हम क्लोज कर रहे हैं, ट्रेडिंग में ये सारे आइटम डेबिट में है, तो आप क्या करोगे, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट होगा, टू में ये सारे आइटम आ जाएंगे। तब हम जैसे जर्नल एंट्रीज का अगर बना रहे हो तो कैसे बनाएंगे, तब हमारी एंट्री हो जाएगी। अब चलो क्लोजिंग एंट्री का डेबिट साइड का भी हम फिलहाल कर रहे हैं। डेबिट के लिए क्या होगा, तो हमारा ट्रेडिंग डेबिट हो रहा है, हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट हो गया डेबिट, टू में ये सारे आइटम डालो आप। टू में ओपनिंग स्टॉक अगर बनाने बोला है तो ओपनिंग स्टॉक है, टू में परचेज है, टू में डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, टू में अगर आपको जैसे ये है आपको बताया तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपका कोई परचेज रिलेटेड एक्सपेंसेस है, परचेज रिलेटेड एक्सपेंसेस। तो इस टाइप का कोई भी आइटम रहेगा, सब यहाँ पे आप ऐसे ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, टू में ये ओपनिंग स्टॉक, परचेज रिलेटेड एक्सपेंसेस, फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इंपोर्ट टैक्स, सारे आप ऐसे करके ये डेबिट में कर दोगे। अब क्रेडिट साइड को आप कैसे निकालोगे, क्रेडिट साइड में तो फिर यहाँ पे इसको ऐसे लिखोगे आप, ये सब डेबिट हो जाएंगे। तो डेबिट में तो सिर्फ ये दो चीज़ें हैं, सेल्स, तो सेल्स हो गया डेबिट, ऐसे क्लोजिंग स्टॉक है तो आप यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक इसको भी डेबिट कर दीजिएगा। टू में आप क्या करोगे, तो टू में आप इसके अपोजिट वाले को, क्या चीज़ है, तो ट्रेडिंग अकाउंट, तो टू में हम ट्रेडिंग अकाउंट करके डाल देंगे, हमारी एंट्रीज कंप्लीट हो गई। क्लियर है, ये तो दो हो गए मेन, जो इसको हमने ट्रांसफर किया। अब इसके बाद एक फाइनल अकाउंट मैंने फाइनल एंट्री बनेगी क्लोजिंग एंट्री में ही, वो है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को दिखाने के लिए। तो ये तो हो गया आपका डेबिट और क्रेडिट के साइड का जो एंट्री आपको बनाने हैं ये। अब एक फाइनल अकाउंट मैंने फाइनल एंट्री और बनेगी, वो एंट्री क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे ये उल्टा हो जाएगा। अब ग्रॉस प्रॉफिट तो डेबिट होता है, तो ऐसे ही लिखोगे आप, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट कर दीजिएगा, टू में प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी अब जो ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस है वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया। ये प्रॉफिट है, ऐसे जब लॉस होता तो इसका उल्टा एंट्री बनेगा, लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट करके आपको डाल दीजिएगा, निकल के आ जाएगा आपका। ठीक है, पक्का है, तो ये तो हो गया डन। अब चलो इसमें कुछ ट्रिक्स हैं जो मैं आपको बता दूं। अब ट्रिक में एक ट्रिक है ये क्लोजिंग स्टॉक के साथ ट्रिक, पहला ट्रिक अब हम समझते हैं क्लोजिंग स्टॉक के साथ क्या ट्रिक है। क्लोजिंग स्टॉक में ध्यान रखिएगा कि क्लोजिंग स्टॉक का जो ट्रिक है वो ये है, क्लोजिंग स्टॉक
इफ इनसाइड ट्रायल बैलेंस दे रखा है, इनसाइड, अब इनसाइड ट्रायल बैलेंस दे रखा है, इसको टीबी लिख देता हूँ, इनसाइड ट्रायल बैलेंस दे रखा हो तो सो ओनली इन बैलेंस शीट। अगर क्लोजिंग स्टॉक जो है ट्रायल बैलेंस, जो आपका डब्बा में क्वेश्चंस दिया रहता है, ट्रायल बैलेंस आपने चैप्टर किया है, ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा हो तो सिर्फ बैलेंस शीट में शो होगा, यहाँ नहीं दिखाएंगे हम, ठीक है। बट अगर इन, ये अब इसी का केस, इफ सो आउटसाइड ट्रायल बैलेंस है, आउटसाइड ट्रायल बैलेंस, अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखा है एक स्टेटमेंट की तरह, तब आप यहाँ पे भी शो करोगे इन क्रेडिट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। यानी क्लोजिंग स्टॉक के साथ जो ट्रिक है वो क्या बताया आपको, कि क्लोजिंग स्टॉक के साथ जो ट्रिक है वो ये है कि अगर क्लोजिंग स्टॉक इनसाइड ट्रायल बैलेंस, जो क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दे रखा है उसके अंदर दे रखा हो तो हम क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे नहीं शो करेंगे, ठीक है। और अगर वही आउटसाइड ट्रायल बैलेंस एक नीचे स्टेटमेंट की तरह दे रखा हो तो यहाँ पे शो होगा। एक चीज़ ये हो गया। दूसरी चीज़, और ये जो परचेज और जो ओपनिंग स्टॉक, इनका रिलेशंस होता है। अगर क्वेश्चंस में एडजस्टेड परचेज वर्ड लिख रखा हो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अगर क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज ये वर्ड दे रखा हो, तो एडजस्टेड परचेज दे रखा हो तो क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट तब भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि समझ लो एडजस्टेड परचेज क्या होता है, तो ये होता है परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये करके निकला हुआ है। तो ऑब्वियसली जब परचेज में हमने ओपनिंग जोड़ ही दिया और क्लोजिंग को माइनस कर ही लिया, तो ये दोनों मिला के एडजस्टेड परचेज होगा, तो ना तो ओपनिंग का ट्रीटमेंट होगा ना क्लोजिंग का ट्रीटमेंट होगा। क्लियर है? अब इसके जगह एक और चीज़ ध्यान रखना कि ओपनिंग, परचेज और परचेज रिलेटेड एक्सपेंसेस, ये तीनों जोड़ा हो, उसमें से क्लोजिंग घटा हुआ हो, तो वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है। चलो वो भी हम सीख ही ले यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कई बार क्वेश्चन में ये निकालने के लिए दिया जाता है, तो अब आप करोगे क्या, इसका तरीका होता है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ले लिया, इसमें परचेज को ऐड कर दीजिए, अगर कोई रिटर्न है तो माइनस कर दीजिए, परचेज रिटर्न में प्लस कर देते हैं हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कोई भी दिया हो, ये ध्यान रखिएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस इसमें प्लस हो गया और इसमें से माइनस करते हैं हम क्या चीज़, क्लोजिंग स्टॉक को। तो ये जो टॉपिक है ये निकल के आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी ये वाला जो टॉपिक आप निकाल रहे हैं ये कहलाता है COGS, शॉर्ट में लिख देता हूँ यहाँ पे COGS, इस नाम से भी इसको हम जानते हैं। ओपनिंग स्टॉक समझते हो, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, कई बार क्या होता है परचेज माइनस परचेज रिटर्न, ये दोनों को मिलाकर हम नेट परचेज वर्ड लिखते हैं, तो ये भी आप तैयार रहिएगा। अगर क्वेश्चन में नेट परचेज दे रखा है तो दैट मीन्स परचेज में से रिटर्न माइनस है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, तो मैंने बता दिया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये सारे आइटम जो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकता है, तो परचेज रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हो, या फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस हो, फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस हो, ऐसे मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड एक्सपेंसेस हो, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब भी वही होता है चीज़ों को बनाना, जहाँ पे हम फैक्ट्रीज में ही ये सारी काम भी होते हैं। तो ये अगर चीज़ें दी हो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने अगर क्वेश्चन में बोला हो तो आप आराम से निकालोगे। ओपनिंग स्टॉक है उसमें परचेज को जोड़िए, उसमें रिटर्न है तो माइनस कर लो, कोई भी परचेज से रिलेटेड खर्च हो, फैक्ट्री से रिलेटेड खर्च हो, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड खर्च हो, सबको जोड़िए और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दीजिए, आपका निकल के आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा, एक तो ये तरीका हो गया, एक और छोटा सा चलो हम नोट यहाँ पे कवर कर लें, मैं इसको मिटा ही देता हूँ, ठीक है। एक छोटी सी चीज़ को और कर लो कि अगर कई बार क्या होता है ग्रॉस प्रॉफिट भी दे रखा हो और तब COGS निकालने बोलो, तो COGS निकालने का एक तरीका ये भी होता है नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, GP लिख देता हूँ, ठीक है।
अब इस तरीके से भी आप COGS निकाल सकते हो। नेट सेल का मतलब मैंने भी बता दिया, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न होगा। GP आप समझते हो, ग्रॉस प्रॉफिट, जो हमने सीखा है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऐसे भी निकाल सकते हैं। आप चाहो तो एक और इससे हम नेट सेल्स भी निकाल सकते हो, उसको इधर ले आओ, ये प्लस हो जाएगा COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट करके भी आप निकाल सकते हो। अब दूसरा, अगर ग्रॉस प्रॉफिट की जगह लॉस दिया रहता है सपोज करो क्वेश्चंस में, तो हम क्या करते हैं, COGS का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होता है। COGS इज इक्वल टू ऐसे ही नेट सेल्स प्लस GP हो जाता, सॉरी ग्रॉस लॉस हो जाता। ठीक है, ये आपका निकल के आ जाता नेट सेल्स। समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो ये सारे टॉपिक को आप कवर कीजिए। इन टॉपिक से आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस भी कवर होंगे। और हमें एक्चुअली देखो ये है कि जो हमें ट्रेडिंग अकाउंट सीखना है वो एडजस्टमेंट की टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखना है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट होता है वहाँ पे। दैट्स तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट आई होप पूरे अच्छे से समझ में आया होगा। इसे आप नोट डाउन करके इसके नोट्स तैयार करें। हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना तक सीख लिया था। अब उसके आगे हम शुरू हो रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नेक्स्ट टॉपिक, दैट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो, तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बता रखा है आपको कि एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट है तो यानी हमने बताया था द अकाउंट बाय विच वी यूजुअली एड सर्टेन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हमने नेट प्रॉफिट या नेट लॉस इस अकाउंट से पता चलता है। चलो, तो अब नेट प्रॉफिट नेट लॉस को हम कैलकुलेट करने के लिए इस अकाउंट से सीखेंगे कैसे ये अकाउंट बनाया जाता है। इसमें देखो सबसे पहले क्या होता है, तो 2 में जितने भी ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस, ऑफिस से रिलेटेड जितने भी खर्चे आपको समझ में आ रहे हैं वो सब के सब इसमें डाले जाएंगे। ऑफिस से रिलेटेड खर्चे क्या क्या हो सकते हैं, तो ऑफिस में जैसे आप क्या क्या देते हो, जैसे सैलरी है, ऑफिस में आप रेंट देते हो, ऑफिस में आप इलेक्ट्रिसिटी बिल देते हो, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ऑफिस के कोई फर्नीचर्स वगैरह हैं, फर्नीचर का डेप्रिसिएशंस वगैरह हो गया। तो इस टाइप के जो भी एक्सपेंसेस आपको दिखते हैं ऑफिस से रिलेटेड हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। क्लियर है? अब ऐसे ही ऑफिस के बाद एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, वो भी इसी में आता है 2 में। एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस किसको कहते हैं, तो ऐसे खर्च जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होते हैं। अब ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन में बेसिक डिफरेंस समझो। कई कंपनियां होती हैं जो एक ही जगह पे उनका ऑफिस है, वहीं मैनेजर्स मालिक सब बैठते हैं। कुछ ऐसी कंपनियां जो बड़े लेवल की काम करती हैं, जैसे रिलायंस है या टाटा है या इस टाइप की जो बड़ी कंपनियां हैं, इनका एक कॉर्पोरेट ऑफिस अलग सा होता है, जहाँ पे इनके डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड्स के मेंबर्स बैठते हैं, चेयरमैन बैठते हैं, CEO होते हैं। तो वहाँ से ये सारे के सारे देश या दुनिया भर में जहाँ भी इनके ऑफिसेज फैली हुई है उन सबको डील करते हैं। दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट ऑफिस। वहाँ के जो एक्सपेंसेस होते हैं दैट इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। वहाँ डायरेक्टर्स हैं तो डायरेक्टर की फीस होगी, बाकी जो खर्चे होंगे तो वो सारे के खर्चे इसी में काउंट हो जाते हैं। ऐसे ही आपके और खर्च हो सकते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस। सेलिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं बेटे, तो सेलिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस ध्यान लगाओ। सेल्स कर रहे हो तो सेल्समैन के कमीशन हो गया, शोरूम है उसका किराया दे रहे हो आप, सेल्स के जो एक्सपेंसेस हो गए, एडवर्टीजमेंट करा रहे हो, बैड डेब्ट्स भी हो सकता है। ऐसे ऐसे करके जितने भी खर्चे सेल्स से रिलेटेड आपको समझ में आते हैं वो सारे सेलिंग एक्सपेंसेस हो गए। ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस होता है। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस किसको कहते हैं, तो कई कंपनियां होती हैं जो माल को खुद से बेचती नहीं, वो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। जैसे आपने देखा होगा पेप्सी वेप्सी के बारे में, कोको कोला है, ऐसे कई कंपनियां हैं। ये क्या करते हैं, अपने डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, हर एक शॉप पे जाता है, अपने ऑर्डर ले लेता है, आपको कितना क्या चाहिए। थोड़ी देर के बाद उनकी गाड़ियां आती हैं या 1-2 दिन के बाद जो पीछे से फॉलो अप के लिए उनकी गाड़ियां चलती हैं, गाड़ियों में सामान होता है, वो सारा सामान जो होता है उन डिस्ट्रीब्यूटर से शॉपकीपर के दुकान तक पहुंचा दिया जाता है। अब शॉपकीपर उस सामान को बेचेगा, पेमेंट कर देगा। तो दैट्स, यहाँ पे देखो हम होलसेलर जो होता है, होलसेलर के यहाँ जाकर सामान खरीद कर लाते थे, जबकि डिस्ट्रीब्यूटर आपके डोर स्टेप तक सामान छोड़कर जाता है। तो यानी आपके डोर स्टेप पे वो सामान डिलीवर कर रहा है और उसके बाद आप बेचते हो, बेचकर पैसे रिकवर करते हो। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेज होते हैं। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के जितने भी एक्सपेंसेज है वो हो गए, उसके साथ जो गाड़ी चल रही है उसके तेल वगैरह हो गए, उनके जो अपने कमीशंस होते हैं वो हो गया, जो उनके साथ ट्रैवलर्स वगैरह होते हैं जो घूम घूम कर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उनके खर्चे होते हैं। तो ये सब इसी में, कॉन्वेंस वगैरह इसी में काउंट किया जाता है। ठीक है,
इसके साथ और क्या हो सकता है, अगर कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नाम से कोई खर्च हो तो वो भी इसी में आता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वही नॉर्मली ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं इन्हीं को हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। इसके सिवा और क्या हो सकता है बेटा, इसके सिवा हो सकता है कोई भी फाइनेंशियल एक्सपेंसेस दे रखा हो। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस कहते हैं जो रुपए पैसे से रिलेटेड खर्चे हैं, जैसे हम इंटरेस्ट वगैरह पे कर रहे हैं, डिविडेंड पे कर रहे हैं, इस टाइप के जो खर्चे होते हैं वो भी खर्चे यहीं पे दिखे जाते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने सीख लिया ऑफिस वगैरह के बारे में, हमें समझ में आ गया, एडमिनिस्ट्रेटिव की बात हमें समझ में आ गई, सेलिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस हम समझ गए, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस समझ गए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह ये समझ गए, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हैं ये समझ गए। इसके सिवा क्या है, अदर कोई भी एक्सपेंसेस है, अदर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कोई अदर खर्चे हैं, लॉसेस हैं, जैसे मान लो सेल करने से कोई, मान लो फिक्स एसेट्स है उसको बेचा उससे लॉस हो गया, या कोई और है माल आग लग गया, चोरी हो गई, जल गया, इस टाइप के जो खर्चे होते हैं, कोई भी आपको खर्च समझ में आ रहा है, डिस्काउंट दे रहा हो, कमीशन दे रहा हो, जो भी खर्च समझ में आ रहा है, ओवरऑल सारे खर्चे जो होते हैं वो यहाँ आ जाते हैं। इसमें एक चीज़ लिख देता हूँ जो आपको की पॉइंट की तरह आपको याद रहेगा, मैं इसको रेड से इंडिकेट कर देता हूँ। इनमें क्या नहीं लेते हैं वो ध्यान लो, एक्सेप्ट 3 चीजें नहीं लेते, इनकम टैक्स नहीं लेंगे आप, ड्राइंग्स नहीं लेते, पर्सनल एक्सपेंसेस होगा नहीं लेंगे आप, LIC का प्रीमियम दे रखा हो तो नहीं लेंगे, और जो ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड आइटम थे उनको नहीं लेंगे। मतलब मोटी मोटी बातें समझ में आ गई आपको। इनकम टैक्स नहीं लेना, क्यों, इनकम टैक्स जो होता है वो मालिक का खर्च होता है, इसलिए PNL में नहीं आएगा। ड्राइंग्स ये भी मालिक के हो गए, पर्सनल एक्सपेंसेस ये भी मालिक का हो गया, LIC लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम है, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस की तो लाइफ होती नहीं है, तो मालिक का अगर LIC प्रीमियम है तो वो भी नहीं लिया जाए, ये ध्यान रखना। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम है, बिजनेस का कोई और इंश्योरेंस है उसका प्रीमियम है वो जाएगा, LIC नहीं जाएगा, क्लियर है। और ट्रेडिंग से रिलेटेड अगर कोई एक्सपेंसेस थे वो भी इसमें नहीं आते। बस अब इधर क्या क्या आएगा बेटा, हमें सबसे पहले क्वेश्चन में जो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस दिया रहता है, तो इधर ग्रॉस प्रॉफिट है वो इधर आ गया। अब एक चीज इसको बता देता हूं, ये इफ लिख देता हूं, ये है ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा कि ग्रॉस प्रॉफिट है तो इधर आया, अगर क्वेश्चन में लॉस दिया होता तो वो इधर लिखते, टू साइड में ग्रॉस लॉस सेम। मैं इसलिए प्रॉफिट मान के चल रहा हूँ, नॉर्मल है बिजनेस में हम प्रॉफिट में ही होते हैं। ये अगर मान लो सपोज लॉस होता तो वो यहाँ पे हो जाता, मैं इसको छोटा सा इंडिकेट करता हूँ, टू ग्रॉस लॉस। ये इफ लिख देता हूँ, इफ का मतलब दोनों में से कोई एक केस हो सकता है, यानी क्वेश्चन में या तो प्रॉफिट होगा या क्वेश्चन में लॉस दिया होगा, एक साथ दोनों चीजें किसी भी हालत में नहीं मिल सकती, यानी या तो लॉस है या प्रॉफिट है, आराम से इनको इंडिकेट कर लेंगे। अब इसके सिवा इधर बाय में और क्या क्या चीजें होंगी, तो बाय में जितने भी आपको अदर इनकम्स दिख रहे हैं, अदर इनकम में क्या क्या आ सकता है बेटा, तो जैसे मान लो आपको रेंट रिसीव्ड हो रहा है, कमीशन रिसीव्ड हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है, डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है, ठीक है। इस टाइप का कोई भी आइटम जो रिसीव्ड में दे रखा है ये सब यहीं पे आ जाएंगे, हम इनको यहाँ इंडिकेट कर देंगे। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो इतना सा ये चीज़ें तो हो गए हम जो इनमें इंडिकेट करते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इन चीज़ों को क्लोज करेंगे। क्लोज करने के लिए ये ध्यान रखिएगा कि हमें पता चलता है यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस कैसे है, उसको एसर्टेन कैसे करेंगे वो भी हम सीखें। इसमें मोटा मोटा सा तरीका क्या होता है, वही वाला सिंपल। देखो, अगर मैं इसको हाईलाइट कर दूं आपको ताकि आप रेड से इसको इंडिकेट कर सको, अगर डेबिट साइड ज़्यादा है और क्रेडिट कम है तो ये जो निकल के आएगा नेट लॉस कहलाएगा, और अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड कम है, ये जो निकल के आएगा वो नेट प्रॉफिट कहलाएगा। बस इस चीज़ को आप ध्यान दे दीजिए, आपके सारे टॉपिक कवर हैं। समझ रहे हो, फिर से समझो। अगर डेबिट साइड हमारा कौन है बेटा, ये वाला, अगर इस साइड पैसे अमाउंट ज़्यादा हो रहे हैं इधर कम है
तो हम बैलेंस निकालेंगे कैसे, जिधर ज़्यादा हुआ उस साइड जोड़ा जाता है, आप जानते हो। तो हमने इस साइड का पैसा ऐड कर दिया। अब जो उतना ही पैसा आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है। तो इस साइड हमने ऐड किया, उतना ही पैसा हम यहाँ डाल देंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाय में अगर लॉस है तो आप लॉस को इंडिकेट कर दो, मैं इसको अलग से दिखा देता हूँ ताकि आपको ध्यान दे। तो यहाँ पे नेट लॉस करके आ जाएगा, नेट लॉस ब्रैकेट में दिखा दोगे, ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल में हम ट्रांसफर कर रहे हैं। अगर लॉस आया तो यहाँ पे इंडिकेट हो गया। अब वही उसका उल्टा लो, अगर सपोज करो इसी साइड ज़्यादा होता तो हम इस साइड टोटल लिखेंगे, ये वाला पैसा फिर यहाँ पे नहीं होता, ये जो नेट लॉस है ये नहीं होता। फिर हम क्या करते हैं, इस साइड का पैसा टोटल किया, उतना ही कैप सामने में हमने यहाँ लिखा, और इस साइड हम लिखेंगे वो क्या आएगा, नेट प्रॉफिट। तो ऐसे लिखोगे नेट प्रॉफिट, ये भी फिर वैसे ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल में नेट प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर देंगे, ये बैलेंसिंग फिगर आपका राइज होगा। समझ रहे हो। तो ये आराम से आप टॉपिक्स को कवर कीजिए। फिर से हम एक बार ध्यान लगा लो, चलो मैं एक बार फ्लैश कर दूं आपको। सबसे पहले क्वेश्चन में देखो, ग्रॉस प्रॉफिट है इधर डालिए, ग्रॉस लॉस है तो इधर डालिए। जितने भी खर्च दिख रहे हैं, खर्चों में सिर्फ 2-3 चीज़ों को इग्नोर करोगे। क्या क्या चीज़ें, एक ट्रेडिंग अकाउंट में जिन खर्चों को दे दिया वो नहीं देखेंगे, दूसरा इनकम टैक्स है, ड्राइंग्स है, LIC का प्रीमियम है, या कोई पर्सनल एक्सपेंसेस दे रखा हो, तो ये खर्चे छोड़ के बाकी सारे एक्सपेंसेस इधर लिख डालिए। एक्सपेंसेस सारे लिख दिया आपने। अब इधर क्या करोगे, जो इनकम दे रखे हैं जैसे रेंट रिसिप्ट, कमीशन रिसिप्ट, डिस्काउंट रिसिप्ट, इस टाइप के कोई भी इनकम है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये वो है, तो वो सारे इनकम या जो प्रॉफिट है वो इधर लिख दीजिए। अब उसके बाद आप देखोगे अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो उतना पैसा ऐड करके दूसरे साइड में लिखिए, बैलेंस निकल के आएगा नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। उल्टा लो, अगर इधर ज़्यादा हुआ तो इस साइड में आप टोटल कर दीजिएगा, जो बैलेंस निकल के आएगा वो इस साइड निकालिएगा, यहाँ पे नेट लॉस के नाम से ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। इतना हुआ, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैलकुलेट हो गया। आराम से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो अब ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने कवर कर लिया था। अब इसके आगे हमारी एक टॉपिक है ऑपरेटिंग प्रॉफिट वर्सेस नेट प्रॉफिट। ये दो चीज़ों का थोड़ा हम सीख लें। यानी एक तरह से कहो कि नॉर्मल वे में हम प्रॉफिट को 2 भागों में बांट रखे हैं। प्रॉफिट जो है हमारा 2 तरह का है, एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और एक नेट प्रॉफिट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में डिफरेंसेस समझ लो, आपको निकालने का तरीका भी आ जाएगा। नॉर्मल बिजनेस रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होते हैं उससे जो इनकम राइज होता है उसमें से सारे एक्सपेंसेस को माइनस कर दीजिए, जो ऑपरेटिंग है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल कर आ जाता है। इसका एक और नाम है, वो भी आप समझ लीजिए, इसको हम EBIT के नाम से भी जानते हैं। EBIT, इसको अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये वर्ड भी यूज किया जाता है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी इंटरेस्ट और टैक्स से पहले की जो अर्निंग है दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहलाता है। अब नेट प्रॉफिट क्या है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, जैसे में लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स है, या कोई माने लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, या कोई और इंटरेस्ट वगैरह पेमेंट करना पड़ा, तो उनको माइनस कर दिया। अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है तो उसको आप ऐड कर दोगे, तो निकल के जो आता है वो नेट प्रॉफिट आता है। यानी आप मोटा मोटा कह सकते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर निकालने को कहें तो हम कैसे निकालेंगे, तो GP जो होता है ग्रॉस प्रॉफिट, ये तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट से निकालना सीख लिया है। इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं। ब्रैकेट दे शो कर रहा हूँ, ब्रैकेट का मतलब माइनस होता है। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या, अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे रखा है तो वेरी गुड, नहीं तो इसका नाम एक और है, वो भी समझ लो। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी कहते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, तो याद होगा मैंने अभी आपको यहाँ पे पढ़ाते समय इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में बताया था कि जो ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, इससे रिलेटेड जितने भी खर्च होते हैं वो सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। तो यानी ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑफिस के खर्चे, एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे, सेल्स के खर्चे, डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे आपने माइनस कर दिया, निकल के आया आपका जो उसमें इनकम जो है, ऑपरेटिंग इनकम कौन से होते हैं, जैसे आपको डिस्काउंट रिसिप्ट हुआ, कमीशन रिसिप्ट हुआ, ये सब जो टाइप के इनकम है इन सब को आप ऐड कर दीजिएगा। तो जो निकल के आया आपका वो
ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहलाया। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है अगर आपका निकल चुका तो नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा वो भी हम सीख लें। तो ये जो हमारा EBIT निकला हुआ है इसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन सा है, जैसे हमें इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, इंटरेस्ट है, रेंट है या डिविडेंड है, इस टाइप के इनकम जो है हमारे अपने मेहनत की इनकम नहीं है, ये बिजनेस के बाहर से अगर आपको इनकम हो रहा है। समझो इंटरेस्ट हमें कब मिलेगा, जब हमने कहीं और पैसे लगा रखे हैं। रेंट हमें कब मिलेगा, जब हमने कहीं और ज़मीन वगैरह संपत्ति खरीद रखा। डिविडेंड हमें कब मिलेगा, जब हमने कहीं शेयर्स वगैरह खरीद रखा। तो ये सब नॉन ऑपरेटिंग है। ऑपरेटिंग यानी बिजनेस से रिलेटेड, नॉन ऑपरेटिंग यानी बिजनेस के बाहर से जो इनकम हो रहा है, जो हमारे मेहनत का पैसा नहीं है। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, रेंट रिसीव्ड हुआ, डिस्काउंट माने डिविडेंड रिसीव्ड हुआ, तो इनको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जोड़ देंगे। और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज होता है इसी टाइप के खर्चों को आप ले लो। नॉन ऑपरेटिंग में क्या हो गया, जैसे इंटरेस्ट पेड कर रहे हो आप, इंटरेस्ट पेड हो गया, लॉस बाय फायर हो गया, लॉस बाय फिक्स एसेट्स है कि किसी फिक्स एसेट्स वगैरह को बेचने से लॉस हुआ। तो इस टाइप के जो खर्चे होंगे इनको आप इसमें से माइनस कर दोगे, क्योंकि वो हमारे बिजनेस के खर्चे नहीं है। तो इससे जो निकल के आता है ये आपका नेट प्रॉफिट आता है। चलो तो आपको एक बार फिर से फटाफट फ्लैश कर दो। प्रॉफिट दो तरह का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, इसी का दूसरा नाम EBIT होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब कैसे निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ही ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहते हैं, यानी जो जो सेल्स से रिलेटेड है, जो डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, जो ऑफिस से रिलेटेड है, जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, इनको माइनस किया, जो निकल के आया उसमें अगर कोई ऑपरेटिंग इनकम है, जैसे कमीशन रिसिव्ड हुआ, डिस्काउंट रिसिव्ड हुआ, इस टाइप का अगर कोई इनकम हुआ है तो उसको आप ऐड कर लोगे, जो निकल के आया ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट या EBIT कहलाया। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अगर नॉन ऑपरेटिंग इनकम जैसे इंटरेस्ट, रेंट, डिविडेंड, इस टाइप के इनकम अगर रिसिव्ड हुए इनको ऐड कर दीजिए। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जैसे इंटरेस्ट पेड हुआ, लॉस ऑन फिक्स एसेट्स है, लॉस बाय फायर है या लॉस बाय थेफ्ट है, जो बिजनेस के बाहर हमारे खर्च हो जा रहे हैं, तो उनको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। इसके क्वेश्चंस बहुत एक आध दो ही हैं, बट फिर भी आप सीख लो। हमें बेसिकली P&L बनाने आना चाहिए, क्योंकि हमें ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, ये तीनों चीज़ों को सीखना। अब थर्ड वॉल्यूम में है जहाँ पे हम बैलेंस शीट की बात करेंगे। बैलेंस शीट हम कैसे बनाते हैं, बैलेंस शीट मैंने आपको बताया था। बैलेंस शीट क्या होता है, तो फर्म का जो फाइनेंशियल पोजीशन वो इंडिकेट करने के लिए जो बनाया जाता है, ये फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए फर्म को दिखाता है। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए फर्म का मतलब यानी एक फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, आप उसको कैसे बताओगे। तो आपका बैलेंस शीट देखो, आप आराम से बता सकते हो कि फर्म का फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा है या बुरा है। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो आपके सामने दो कंपनियां हैं, दो कंपनियों के बैलेंस शीट है। अब एक कंपनी का एसेट्स दिखा रहा है 40 लाख रुपये, दूसरी कंपनी का एसेट्स दिखा रहा है 12 लाख रुपये। अब आप कहोगे 40 वाला जो है वो ज़्यादा बेहतर हालत में है, लेकिन नहीं, आप कहोगे सर उसका लायबिलिटीज़ पोर्शंस देखते हैं। लायबिलिटीज़ पोर्शंस जो है 40 वाले का जो लायबिलिटीज़ है वो मान लो 30 लाख रुपए का उसके ऊपर बैंक लोन है, जबकि जो 12 लाख वाला है उसके ऊपर सिर्फ 10,000 रुपये का क्रेडिटर्स है। तो आप क्या कहोगे, सर 10 लाख, जो 12 लाख वाला है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन ज़्यादा स्ट्रांग है। क्यों? चूँकि उसके पास कर्ज बहुत कम है, तो सारे के सारे उसके अपने पैसे हैं। यहाँ 40 पे 30 है, तो रिकवर होने के जो प्रोबेबिलिटी है उसके कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो इस वजह से आप कह सकते हो कि फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या हो गया कि हम फाइनेंशियल पोजीशन यानी फर्म की एसेट्स और लायबिलिटीज़ को क्लासिफाइड करके देखकर हम बता पाते हैं कि फर्म में किस फर्म का जो स्टेबिलिटीज़ है वो ज़्यादा बेहतर है। तो यानी बैलेंस शीट जो है एक तरह से कहो फर्म का जो है फाइनेंशियल पोजीशन को इंडिकेट करता है, जो बतलाता है कि कौन सा फर्म ज़्यादा स्टेबल है। चलो तो अब इसके अंदर हम बनाने को सीखेंगे कि बैलेंस शीट हम बनाते कैसे। बैलेंस शीट में दो साइड होता है, फॉर्मेट है, इधर लायबिलिटीज हो गया, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। एक बात ध्यान रखिएगा, अब तक जो हम कर रहे थे ट्रेडिंग और P&L अकाउंट, वहाँ पे क्या था कि वो डेबिट और क्रेडिट यानी टू और बाय वर्ड लगाते थे। इनमें टू बाय नहीं लगता, क्यों? चूंकि फाइनेंशियल बैलेंस शीट जो है एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये अकाउंट नहीं है। अकाउंट होता तो डेबिट क्रेडिट होता, ये स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट में डेबिट क्रेडिट की बात नहीं होती। आप आराम से इसको समझेंगे। चलो अब इसको हम बना के देखते हैं। अब इसमें एसेट्स है, एसेट्स में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं।
तो एसेट्स जो होता है इसमें दो तरह के एसेट्स होते हैं, एक होता है नॉन करेंट एसेट्स और एक होता है करेंट एसेट्स। अब चलो हम इसको क्लासिफिकेशन भी सीखेंगे और साथ ही साथ इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल से पढ़ते भी हैं। नॉन करेंट एसेट्स क्या क्या होता है, चलो एसेट्स को हम समझते हैं थोड़ा सा। एसेट्स जो होता है वो कई तरीके का होता है। सबसे पहला हो गया नॉन करेंट एसेट्स। अब नॉन करेंट एसेट्स होते हैं वे एसेट्स जो बिजनेस में लंबे टाइम के लिए लाए जाते हैं, नॉर्मली मोर देन 1 ईयर्स के लिए बिजनेस में लाए जाते हैं, इनको हम नॉन करेंट एसेट्स कहते हैं। अब दूसरा होता है जिसको हम करेंट एसेट्स कहते हैं। करेंट एसेट्स क्या होता है, तो वे एसेट्स जो नॉर्मली 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं, उनको हम करेंट एसेट्स कहते हैं। तो समझ में आ गया कि नॉर्मली नॉन करेंट एसेट्स जो नॉर्मली क्या हो गया, मोर देन 1 ईयर के लिए आपके पास होता है, मोर देन 1 ईयर, जो 1 साल से ज़्यादा के लिए आप बिजनेस में ला रहे हो, जैसे लैंड खरीदे, बिल्डिंग खरीदे, प्लांट खरीदे, मशीन खरीदे, फर्नीचर खरीदे, ये 1 से ज़्यादा साल के लिए आपके पास बिजनेस में आता है, तो ये क्या हो गया, नॉन करेंट एसेट्स। तो नॉन करेंट एसेट्स में आप क्या क्या ले लेंगे, चलो नाम दिखाते हैं, लैंड, ऐसे ही बिल्डिंग, फर्नीचर वगैरह हम जो खरीदते हैं वो क्या होता है, लंबे टाइम के लिए होता है, बार बार तो हम लाते नहीं हैं, ठीक है। प्लांट वगैरह खरीदते हो, ये सब भी ऐसे ही है, मशीन वगैरह है। तो ये सारी चीज़ें जो हो गई, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, ये सारे के सारे आपको क्या बता दिया, ये आपके नॉन करेंट एसेट्स हो गए। अब करेंट एसेट्स क्या बताया कि जो नॉर्मली क्या होता है, विद इन 1 ईयर जो है, विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर में जो है वो कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो करेंट एसेट्स में सबसे पहले तो कैश खुद ही है, बैंक में आपका पैसा है तो वो भी हो गया। ऐसे ही आपके डेटर्स हैं, डेटर्स किसको कहते हैं, जिन लोगों को आपने उधार बेच रखा है वो हो गया। ऐसे आपके बिल्स रिसीवेबल हो गए, कोई शॉर्ट टर्म आपने इन्वेस्ट कर रखा है, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रखे हैं, तो ये सब जो है इधर आ जाएंगे आपके। यानी आप एक तरह से कहो जितने भी आपको एसेट्स दिखाई दे रहे हैं वो सारे आप एसेट्स जो होंगे इस साइड में टोटल कर दीजिए, इसका बैलेंस कर दीजिए, इधर कंप्लीट हो गया, मतलब बैलेंस से सॉरी इस साइड टोटल करके आपने लिख दिया। समझ में आया। अब इस साइड क्या लेते हैं बेटा, इस साइड में जो होता है वो लायबिलिटीज ले जाती है। अब इसमें क्या क्या है, तो लायबिलिटीज में अब सबसे पहले इसमें ना एक तरीका बनाता हूँ, कैपिटल लो आप, जो कैपिटल दे रखा है वो ले लीजिए। अब इसमें आप क्या करोगे, ऐड करोगे, क्या ऐड करोगे बेटा, अगर नेट प्रॉफिट दे रखा हो तो नेट प्रॉफिट को आप ऐड कर दोगे, ठीक है। अब इसमें एक ट्रिक का ध्यान रखिएगा कि नेट प्रॉफिट है तो ऐड हुआ, अगर लॉस होता तो वो इसमें से माइनस हो जाता। समझ में आ रहा। अब इसके बाद इसमें से लेस कीजिएगा, लेस क्या क्या करेंगे, तो वही आपको याद है मैंने अभी आपको 4 आइटम्स बताया था, पीएनएल में नहीं लिखते, तो ड्राइंग्स है, LIC प्रीमियम हो गया, ठीक है। तो अब कैपिटल है, इसमें ऐड किया हमने नेट प्रॉफिट, अगर लॉस होगा तो माइनस हो जाएगा जो निकल के आया। अब इसमें से अगर ड्राइंग्स है, LIC प्रीमियम है, कोई पर्सनल एक्सपेंसेस दे रखा है या कोई इनकम टैक्स है, तो ये आइटम जो होते हैं इनमें से माइनस हो जाते हैं, ये पैसा जो होगा आपका बाहर आ गया। समझ में आया। हमने क्या किया, फिर से समझो, कैपिटल, कैपिटल में नेट प्रॉफिट हो तो ऐड कीजिए, लॉस है तो माइनस कीजिए। ड्राइंग्स, LIC, पर्सनल एक्सपेंसेस या इनकम टैक्स दे रखा हो तो इनको माइनस कीजिए, पैसे बाहर लिख देंगे, ये आपका हो गया कैपिटल। अब इसके बाद नॉन करेंट लायबिलिटीज, नॉन करेंट लायबिलिटीज में क्या क्या हो सकता है, तो पहले चलो जरा सब लायबिलिटीज को भी, यहाँ पे भी एसेट्स पूरा कवर नहीं हुआ, मैं अभी एसेट्स के काइंड आपको बताऊंगा, ठीक है। तो नॉन करेंट लायबिलिटीज क्या होता है, ऐसी लायबिलिटीज जो 1 साल से ज़्यादा अवधि के बाद आप पे करोगे, जैसे आपने बैंक लोन है, बैंक से लोन ले रखा, तो बैंक लोन नॉर्मली 1 से ज़्यादा साल के लिए होता है। मॉर्गेज लोन होता है, मॉर्गेज लोन कहते हैं वही जो बंधक वगैरह पे जो आप लोन लेते हो, कोई और लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दे रखा हो, कोई भी तरह का जो इस टाइप का लोन होगा
वो आपका यहाँ पे आ जाएगा नॉन करेंट लाइबिलिटीज में। क्या क्या चीज़ें, तो वैसे लोन जो नॉर्मली 1 से अधिक साल के बाद पे करने हैं आपको, ठीक है। अब ऐसे ही एक हो गया करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज क्या हो जाएगा बेटा, तो ऐसी लाइबिलिटीज जिसको हम विद इन ए ईयर पे करेंगे, जिनको 1 साल के अंदर पे करना है, वो हो गए। तो इनमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है, जैसे क्रेडिटर्स होगा। क्रेडिटर्स किसको कहते हैं, मैंने आपको बता रखा है, जिन लोगों से हमने उधार माल खरीदा है तो उनको नॉर्मली 1 साल के अंदर पे करते हो। ऐसे कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज हो, कोई ऐसे खर्च है जिसको आपने इस्तेमाल कर लिया लेकिन उनके पेमेंट नहीं किए हैं, और भी कोई आपका एडवांस वगैरह है जिसको आपको पे करना पड़ सकता है, ठीक है। ऐसे कोई बिल वगैरह आप हैं जो बिल्स पेबल वगैरह हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है आपके करंट लायबिलिटीज़ के पोर्शंस हो गए। अब आप क्या करोगे, इस साइड भी इनको टोटल कर दीजिए। अब अगर इधर का टोटल जो निकल के आया और इधर का टोटल अगर बराबर हो गया तो आप मिठाई बांट सकते हो, समझ रहे हो ना। दैट मीन्स आपके क्वेश्चन सही हो गए। इसका पहचान ये है कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे, क्योंकि हम अलग अलग बना रहे हैं। अब चलो हम एक बार इसको थोड़ा डिटेल से एसेट्स और लायबिलिटीज को और थोड़ा स्टडी कर ही ले। चलो, तो अब हमने यहाँ पे तो करंट एसेट्स, नॉन करंट और करंट सीख लिया। अब यहाँ पे नॉन करंट एसेट्स ना आगे जाके 2 पार्ट में क्लासिफाइड है। एक होता है टेंजिबल और एक होता है इनटेंजिबल एसेट्स। अब टेंजिबल एसेट्स क्या होता है, तो टेंजिबल एसेट्स होते हैं दोज एसेट्स विच यू कैन सी और टच, जिनको आप देख छू सकते हो। टेंजिबल एसेट्स हो गया जिनको आप देख छू नहीं सकते हो, इनटेंजिबल एसेट्स हो गया। टेंजिबल एसेट्स के तो एग्जांपल आप समझ रहे हो, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, ये सब चीज़ें हो गई। इनटेंजिबल एसेट्स होता है जैसे गुडविल। गुडविल क्या है, तो फर्म का जो नाम है, प्रसिद्धि है, इसको आप देख नहीं सकते बट इसके फायदे आप महसूस कर सकते हो। ऐसे कॉपीराइट है, ऐसे ही आप कह सकते हो कि जो सॉफ्टवेयर्स वगैरह होते हैं, ये सब इंटेंजिबल एसेट्स हैं, ठीक है। तो इनको आप इसमें इंटेंजिबल, टेंजिबल समझ गए, करंट समझ गए। अब इसके साथ एक और एसेट्स होता है, लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स क्या होता है, तो वे एसेट्स जिनको हम आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी दो एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विदाउट एनी लॉस, जिनको बिना किसी लॉस के आप एसेट्स में माने कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, जो कन्वर्ट हो जाते हैं उनको हम लिक्विड एसेट्स कहते हैं, ठीक है। तो चलो, अब हमने अभी तक जो कर लिया वो कितने कर लिए, हमने नॉन करंट एसेट्स कर लिया, इसके 2 पार्ट सीख लिए, करंट एसेट्स सीख लिया, उसके भी पार्ट सीख लिए। लिक्विड एसेट्स मैंने बता दिया, लिक्विड एसेट्स जिनको हम आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कैश एट बैंक हो गया, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हो गए, ठीक है, नाम आप नोट कर लेना, ठीक है। फिक्चुअस एसेट्स होते हैं, एक नॉमिनल एसेट्स होता है, ऐसे एसेट्स जो एक्चुअल में एसेट्स नहीं होते बट हम उन्हें एसेट्स की तरह ट्रीट करते हैं, उनको एसेट्स की तरह दिखाते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, उनको हम शो करते हैं। कई बार एडवर्टीजमेंट वगैरह का है, ठीक है। कई बार क्या होता है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, इस टाइप के जो चीज़ होते हैं, वास्तव में ये सब एक्सपेंसेस हैं, लॉस है, बट फिर भी हम इनको एसेट्स की तरह ट्रीट करते हैं, तो इनको हम फिक्टिशियस या नॉमिनल एसेट्स कहते हैं। अब ऐसे एक वेस्टिंग एसेट्स होता है। वेस्टिंग एसेट्स कहते हैं वे एसेट्स जो कुछ समय के बाद जिनकी वैल्यू कम होती जाती है, खत्म होती जाती है, उनको हम वेस्टिंग एसेट्स कहते हैं। इसका एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे पेटेंट्स है। अब किसी चीज़ को करने के लिए हमने 5 साल का पेटेंट्स करा रखा है, 5 साल का टाइम जाएगा, लाइफ जो है उसकी जो राइट्स है वो खत्म हो जाएगी। या हमने कोई लीज पे प्रॉपर्टी खरीद लिया, लीज पे समझते हो ना, जैसे फ्लैट्स वगैरह लिए जाते हैं तो लीज पे होता है वो। अब वो टाइम पूरा हुआ, लीज खत्म हो गया, आपके प्रॉपर्टी जो है आपके हाथों से निकल गई। तो इस टाइप के जो प्रॉपर्टीज होते हैं इनको हम वेस्टिंग एसेट्स भी कहते हैं। क्लियर है, तो अब आपको एसेट्स मोटे मोटे सारे समझ में आ गए हैं। ये एसेट्स हैं, हमने ये कर लिया, 1 2 3, ये 4, ये 5 और इसके अंदर के 2। एक बात और बता दो, टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स में अंतर भी पूछे गए हैं, अच्छे टॉपिक में माने जाते हैं, आप जरूर ध्यान से देख लोगे। चलो हम लायबिलिटीज को भी थोड़ा कर ही लें। जब हमने एसेट्स के काइंड कर लिए
तो लायबिलिटीज भी हम समझ लें। लायबिलिटीज क्या होता है? तो लायबिलिटीज मोटा मोटा आपको मैंने बताया कि वे चीजें जिनका पेमेंट आपको देना है, यानी एक तरह से कहो बिजनेस के ऊपर जो कर्ज है, जिम्मेदारियां हैं, खर्च हैं, दैट इज लायबिलिटीज आप कह सकते हो अपनी भाषा में। लायबिलिटीज दो तरह के बेसिक होते हैं, एक होता है नॉन करेंट और एक होता है करंट। अब नॉन करंट लायबिलिटीज क्या होता है? तो वे लायबिलिटीज जिनको आप एक साल के अंदर पे करोगे वो हो गया करंट, और जिनको एक साल के बाद पे करोगे नॉन करंट। तो इसका लिख देंगे पे आफ्टर 1 ईयर, जो एक साल के बाद पेड होगा वो हो गया नॉन करंट, और जो पेड विद इन अ ईयर, पेड विद इन अ ईयर, जो एक साल के अंदर पेड होगा वो आपका करंट। क्लियर? समझ में आया? नॉन करंट किसको कहेंगे? जो एक साल के अंदर में पे हो रहे हैं करंट, और जो एक साल के बाद पे होंगे नॉन करंट। एक साल के अंदर वाले जैसे क्रेडिटर्स हो गया, शॉर्ट टर्म कोई लोन है, कोई आपके बिल पेबल हैं। अब यहाँ पे नॉन करंट में क्या हो गया? जैसे बैंक लोन है, मॉर्गेज है, ये तो हो गया मेन। इसके सिवा अब लायबिलिटीज और भी हैं। एक क्या है? एक होता है कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज। कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज क्या होता है? दोज लायबिलिटीज विच आर पेएबल इफ सम सर्टेन इवेंट्स विल हैपन, अदरवाइज नॉट। यानी कि ऐसे लायबिलिटीज जो किसी खास घटना के घटित होने पे करने पड़ेंगे, अदरवाइज नहीं पे करने पड़ेंगे, इनको हम कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज कहते हैं। जैसे सपोज करो हमारा फर्म है, हमारे फर्म पे किसी दूसरे फर्म ने क्लेम कर दिया, 10,000 रुपये का केस है। अब अगर केस हम हार जाते हैं तो हमें उन्हें पेमेंट करने पड़ेंगे, अगर हम जीत जाते हैं तो हमें पेमेंट नहीं करने पड़ेंगे। तो वही कुछ घटना घटने पे करना पड़ सकता है, अदरवाइज नहीं पे करना पड़ेगा। तो ये इसमें एक और टॉपिक आता है कि अगर हमने बिल जैसे डिस्काउंट करा लिया, मान लो हमारे पास एक बिल था एक्स से मिला, हमने उसे बैंक से डिस्काउंट करा लिया। अब वो बिल हमने बैंक से डिस्काउंट करा रखा है, अब मैच्योरिटी पे अगर एक्स उसका पेमेंट कर देता है तो वेरी गुड, नहीं करेगा तो क्या, बैंक हमारे अकाउंट से उतने पैसे काट लेगी, यानी हमें उतने पैसे पे करने पड़ेंगे। तो ये भी एक कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज का ही एग्जांपल है, आप कह सकते हो। क्लियर? तो कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज अगर देखा जाए तो इस तरीके से आप 3 तरीके के लायबिलिटीज कह सकते हो। फॉर बिल, एक बिल ऑफ एक्सचेंज, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है उसके लिए लायबिलिटीज हो सकता है। दूसरा बताया फॉर पेंडिंग ऑफ केस, कि आपके ऊपर कोई केस है कोर्ट में, उसकी वजह से कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज एराइज हो सकता है। और तीसरा बताया एक और हो सकता है, गारंटी आपने दे रखा है, गारंटी फॉर अदर। तो कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज क्या होता है? तो कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज तो मैंने आपको बता दिया कि कोई किसी खास घटना के घटित होने पे ये देना पड़ सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज 3 तरीके के हो सकते हैं आपके पास। फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज मैंने बताया कि जैसे हमने बिल को डिस्काउंट करा लिया था, अब अगर बिल के मैच्योरिटी पे पार्टी ने पेमेंट कर दिया तो वेरी गुड, नहीं दिया तो हमें देना पड़ेगा, तो ये। दूसरा पेंडिंग ऑफ केस, मैंने बताया जैसे हमारे ऊपर एक कोई फर्म ने पे केस हो गया है, अब केस हो गया है, अगर हम केस जीत जाएंगे तो हमें पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, अगर हम हार गए तो हमें पेमेंट करना पड़ सकता है, तो ये वाला केस हो गया। ऐसे गारंटी फॉर अदर, कई बार क्या होता है हम किसी थर्ड पार्टी के लिए किसी आदमी को गारंटी दे रखे हैं, अब अगर वो थर्ड पार्टी अपने पेमेंट कर देता है टाइम पे तो वेरी गुड, नहीं करता तो गारंटी तो हमने दिया था, हमें उन्हें पेमेंट करने पड़ेंगे। तो ये भी एक कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज हो गया। यानी आप लायबिलिटीज को कह सकते हो 3 तरह की लायबिलिटीज है। अब इसको एक चीज समझ लो, अगर कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज यानी इस टाइप के तीनों में से कोई भी चीज दे रखे हो तो उसे हम बैलेंस शीट के अंदर कहीं नहीं दिखाते हैं, इसे हम क्या करेंगे, एक फुट नोट की तरह यहाँ पे नीचे में दिखा दोगे, नोट करके देयर इज ए करंट माने कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, देयर इज कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज फॉर जो भी जिस चीज के लिए भी है वो वाला आप एक फुट नोट दिखा दोगे। यानी मैंने आपको इसलिए थ्योरीज बता दिया कि ये एक ट्रिक है, क्वेश्चन में दे दिया कि कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज है फॉर पेंडिंग ऑफ केस 10,000 का,
तो पेंडिंग लायबिलिटीज़ है, लायबिलिटीज़ करके अगर इसमें डालेंगे तो हम गलत हो जाएंगे। वो कॉन्टीजेंट है, घटना घटेगी तो देंगे, नहीं होगी तो नहीं देंगे। तो उसको हम क्या करेंगे, एक नोट बना के नीचे में बैलेंस शीट के शो कर देंगे। बैलेंस शीट बनाना आपको आ गया मोटा मोटा, ठीक है। तो अब आप एक साथ तीनों को बना सकते हो, ट्रेडिंग अकाउंट को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को और बैलेंस शीट को। पहले ट्रेडिंग बनाया, उसके जो बैलेंस आएंगे वो पीएनएल में ट्रांसफ़र होते हैं, फिर पीएनएल का जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इस तरीके से आप ये करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे एडजस्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। विश यू ऑल द बेस्ट। इसको अच्छे से तैयारी कीजिए, रिवाइज कीजिए और साथ ही साथ इसके नोट्स तैयार करो। जितना अच्छा आपके पास थ्योरी पोर्शंस कवर होगा उतनी आसानी से आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। जाते जाते इन वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने स्कूल के दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। हमारे प्रयास से उन्हें भी फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।